हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं। आशा कर रहे हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। इसके अलावा कोई भी क्वेरी है वो आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं। आज जो हम पढ़ा रहे थे पुरातात्विक स्रोत, उसमें पहले बिंदु की शुरुआत हो चुकी थी जिस टॉपिक का नाम था अभिलेख। अभिलेखों में मैंने कई सारे अभिलेखों के बारे में बताया भी था, अभिलेख के बारे में विस्तृत जानकारी दी थी। आज कुछ ऐसे अभिलेख और कुछ उनसे रिलेटेड शासक और उनसे संबंधित विषय क्या हो सकता है उसके बारे में बताएंगे। इसके अलावा कुछ अभिलेखों से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करवाएंगे। इसलिए प्रॉपर नोट्स बनाते रहना और अच्छे से ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश करिए, क्योंकि अब डे बाई डे प्रत्येक दिन 5 क्वेश्चन एमसीक्यू करवाए जाएंगे। और अगला नेक्स्ट एग्ज़ाम भी आने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ का दिसंबर में, उसकी भी अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। ये अभिलेख बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे एक पास में लिखना और उसका प्रॉपर नोट्स बनाना। तो सबसे पहले मैंने कल क्या बताया था, अभिलेखों के बारे में बताया था कि ये ऐसे लेख होते हैं जो पाषाण शिलाओं पे लिखे गए हैं, ताम्र पत्थरों पर लिखे गए हैं, दीवारों पे लिखे गए हैं, सिक्कों पर लिखे गए, मुहरों पे लिखे गए। यानी ऐसे अभिलेख जो खुदाई करके, पत्थरों पे खुदाई करके लिखे गए, ऐसे क्या होते हैं, ये अभिलेख कहलाते हैं। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत में बताया था ऐसे स्रोत जो हमें उत्खनन से या अन्वेषण के द्वारा प्राप्त होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, पुरातात्विक स्रोत के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मैंने एक बात और बताई थी कि जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं साहित्यिक स्रोतों से ज़्यादा महत्व के होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं उसमें वस्तुनिष्ठता होती है, पक्षपात रहित होते हैं और इन्हें कहीं पर भी किसी भी समय प्रमाण सहित उपलब्ध करवाया जा सकता है। यानी ये सभी जो हैं राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में उपलब्ध मिल सकते हैं, म्यूजियम में उपलब्ध मिल सकते हैं, यानी प्रमाण सहित मिलते हैं। जैसे सिक्के हैं, पत्थर हैं, सभी के प्रारूप सहित। और जो साहित्यिक साक्ष्य होता है वो राजाओं के दरबारी इतिहासकारों द्वारा लिखा गया। इसका मतलब ये होता है कि जो दरबारी इतिहासकार राजाओं के बारे में लिखते थे, राजाओं के युद्धों के बारे में लिखते थे, वो राजाओं की प्रशंसा किया करते थे, उनकी बुराइयों का उल्लेख नहीं करते थे, नहीं तो उन्हें पारितोषिक या पुरस्कार नहीं मिलता था। अगर वो ऐसा काम करते, उनकी बुराइयां भी लिखते, तो उन्हें दंड भी दिया जाता था। इस वजह से क्या है, उसमें वस्तुनिष्ठता नहीं होती थी, वो क्या होते थे, व्यक्तिनिष्ठ होते थे। लेकिन ये चीज़ें क्या होती है, पुरातात्विक स्रोत जो होते हैं वस्तुनिष्ठ होते हैं, यानी वस्तु को केंद्र में रखकर उस पर इतिहास लिखा गया। ऐसे इतिहासकार को क्या है, वस्तुनिष्ठता। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आज कुछ अभिलेखों की बात चल रही है जो हमें खुदाई से मिले हुए हैं। तो जो पहला अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख, क्या है, हाथी गुम्फा अभिलेख है। इसमें किसका उल्लेख मिलता है, कलिंग नरेश खारवेल का। किसा, कलिंग के शासक थे कलिंग नरेश खारवेल। कलिंग का एक महाप्रतापी राजा जो थे खारवेल, उनके बारे में इस हाथी गुम्फा अभिलेख में उनके राज्य के शासन, प्रशासन, प्रजा, धर्म के बारे में विस्तृत वर्णन मिलता है। इसके अलावा इसमें किसका वर्णन मिलता है, तो इसके अलावा इसमें राजा नंद का भी उल्लेख मिलता है। किसका, राजा नंद का उल्लेख मिलता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसके अलावा एक चीज़ और इसके बारे में जानना है कि हाथी गुम्फा जो अभिलेख है इसमें सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। यानी ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है, तो ये हाथी गुम्फा अभिलेख ऐसा अभिलेख है जिसमें सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है। तो क्या है, सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख, सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख मिलता है इस अभिलेख में। तीसरी और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में, इसमें ये बताया गया है कि ये जो अभिलेख है इसमें कोई भी तिथि मेंशन नहीं करी गई, यानी किसी भी तिथि का उल्लेख नहीं होता कब लिखा गया। तो इसके बाद इसलिए इसको क्या कहा जाता है, तिथि रहित अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। तिथि रहित अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा अब कलिंग नरेश खारवेल है, राजा नंद का उल्लेख, यानी कलिंग नरेश खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। क्या है, खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। कौन सी उपलब्धियां हो सकती हैं, राजनीतिक उपलब्धियां हो सकती हैं, ठीक है, सैनिक विजयों का उल्लेख हो सकता है,
राजनीतिक हो सकती हैं, धार्मिक हो सकती हैं। तो क्या लिखा, खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन। ये चीज समझ में आ जाएगी। तो हाथी गुम्फा अभिलेख जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तिथिरेखा अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किसमें होता है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख में होता है। कलिंग नरेश खारवेल का है, इसमें राजा नंद का भी उल्लेख मिलता है। तो अगर हाथी गुम्फा अभिलेख आ जाए तो कलिंग नरेश खारवेल, उनकी उपलब्धियों का भी वर्णन किया जाता है। दूसरा जो अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख। कौन सा अभिलेख, गिरनार अभिलेख, यानी इसका दूसरा नाम जो है जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख। कहाँ पाया जाता है, गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में पाया गया। कहाँ, ये कहाँ की बात हो रही है, ये गुजरात में है। ये दोनों स्थान क्या है, गुजरात में। ये जो अभिलेख खुदवाया गया ये किसके द्वारा खुदवाया गया, तो ये रुद्र दामन नाम का एक शासक था। क्या नाम था, रुद्र दामन। क्या नाम था, रुद्र दामन। और चंद्रगुप्त मौर्य का भी उल्लेख मिलता है इसी में, चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे, जल मंत्री थे। चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख, चंद्रगुप्त मौर्य के जल मंत्री। इन्होंने इस सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। क्या करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था, उसकी मरम्मत करवाई थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के रुद्रदामन क्या थे, एक मंत्री थे, जल मंत्री थे। ठीक है, तो उनके बारे में तो इन्होंने ये अभिलेख खुलवाया, जिससे ये पता चलता है कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण इन्होंने करवाया था, रुद्रदामन। कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। और ये ऐसा अभिलेख है जो सर्वप्रथम संस्कृत में लिखा हुआ मिला। कैसा, संस्कृत में लिखा हुआ, संस्कृत में लिखित है। ऐसा अभिलेख है जो किसमें लिखे हुआ है, संस्कृत में लिखित है। और क्या है, रुद्रदामन है, तो रुद्रदामन की सैनिक विजयों का वर्णन मिलता है इस अभिलेख में। रुद्रदामन की सैनिक विजयों का वर्णन, सैनिक विजयों का वर्णन मिलता है। ये चीज समझ में आ गई होगी। तो तीसरा जो अभिलेख है ये बांसखेड़ा अभिलेख है। बांसखेड़ा अभिलेख में हर्ष के बारे में जानकारी मिलती है, जो 647 में थानेश्वर के राजा बने। तो उनका क्या नाम था, हर्षवर्धन। तो ये बांसखेड़ा जो अभिलेख है किसका है, हर्षवर्धन का है, हर्षवर्धन। अब अगर हर्षवर्धन है तो बांसखेड़ा अभिलेख हर्षवर्धन ने उत्खनन करवाया, तो इसमें क्या होगा, हर्षवर्धन की उपलब्धियों का वर्णन होगा, हर्षकालीन प्रशासन का उल्लेख होगा। तो क्या होगा, हर्षकालीन प्रशासन का उल्लेख, हर्षकालीन प्रशासन का उल्लेख मिलता है। उनकी उपलब्धियां मिलती हैं, हर्ष की क्या मिलती हैं, उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। ये चीज समझ में आ गई होगी। सैनिक विजयों का हर्षकालीन उपलब्धि हो गया, पदाधिकारी हो गए, इनके बारे में वर्णन मिलता है। अब मंदसौर है, तो मंद कौन चलेगा, तो मंद कौन चलेगा, जो जिसके पास बहुत ज्यादा माल हुआ था, यानी मालवा नरेश। कौन थे, मालवा नरेश यशोवर्मन, जिनका यश चारों तरफ फैला होगा। तो इसे याद करने का क्या हो जाएगी ट्रिक, मंदसौर अभिलेख जो मालवा नरेश यशोवर्मन, जिनका यश चारों तरफ फैला हुआ, यशोवर्मन, मालवा नरेश यशोवर्मन का उल्लेख मिलता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यशोवर्मन की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिल जाएगा। इनकी सैनिक उपलब्धियों का वर्णन, सैनिक उपलब्धियों का वर्णन। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। मंदसौर अभिलेख, बांसखेड़ा में हर्ष हो जाएगा, यानी बांसखेड़ा। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का हो जाएगा। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल का हो जाएगा। चौथा पड़ता है ऐहोल अभिलेख, जो किसके द्वारा रचित है, ऐहोल अभिलेख जो है ये रचित है रवि कीर्ति द्वारा। ऐहोल अभिलेख जो किसके द्वारा रचित है, रवि कीर्ति द्वारा रचित है। ये राजा नहीं है, रवि कीर्ति रचित है, रवि कीर्ति द्वारा रचित है। तो जो ऐहोल अभिलेख आएगा ये किसके द्वारा रचित है, तो पुलकेशिन द्वितीय, ये इनके शासनकाल की बात है। पुलकेशिन द्वितीय के समय का उल्लेख मिलता है इसमें ऐहोल अभिलेख में। रवि कीर्ति रचित है, जैसे प्रयाग स्तंभ जो है, प्रयाग प्रशस्ति जो है, कहाँ है प्रयाग प्रशस्ति, हाँ जैसे ये लिखा प्रयाग स्तंभ लेख या प्रयाग प्रशस्ति जो समुद्रगुप्त के शासनकाल में, लेकिन लिखा किसके गया, प्रयाग प्रशस्ति किसके द्वारा लिखा गया है,
तो प्रयाग प्रशस्ति जो लिखा गया हरिसेन रचित है। किसके द्वारा रचित है? हरिसेन के द्वारा रचित है। तो रवि, इसी तरह से ये पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में लेकिन रवि कीर्ति द्वारा रचित है। तो ऐहोल अभिलेख, इसमें क्या मिलता है? तो इसमें सर्वप्रथम महाभारत की तिथि का उल्लेख मिलता है। क्या मिलता है? महाभारत युद्ध की तिथि का वर्णन मिलता है। महाभारत युद्ध की तिथि का वर्णन। और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है कि पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच में युद्ध हुआ था, उसका उल्लेख मिलता है। यानी क्या हो जाएगा ऐहोल अभिलेख में? हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय की युद्ध का वर्णन मिलता है या उल्लेख मिलता है। ये चीज समझ आ गई होगी। ठीक है, अगला जो मिलता है प्रयाग स्तंभ लेख, किसके द्वारा रचित है? हरिसेन रचित है। हरिसेन रचित। अब देखो क्या है, इन लोगों की सैनिक विजयों की या उपलब्धियों का ही वर्णन किया गया। जिन लोगों ने भी रचा केवल उनकी उपलब्धियों का ही वर्णन करा। तो प्रयाग स्तंभ लेख जो है हरिसेन रचित है। इसके शासनकाल की बात है तो ये समुद्रगुप्त। और इसमें क्या मिलता है? इसकी उपलब्धियां। कैसे उपलब्धियां? सैनिक उपलब्धियों का वर्णन मिलता है, विस्तार का वर्णन मिलता है। सैनिक उपलब्धियां हैं। क्या है इसकी? सैनिक उपलब्धियां। इसके बारे में वर्णन मिलता है। जो भीतरी स्तंभ अभिलेख है, कौन सा है? भीतरी स्तंभ अभिलेख जो है ये किसके द्वारा रचित है? तो स्कंदगुप्त से रिलेटेड है। भीतरी स्तंभ लेख जो है ये स्कंदगुप्त से रिलेटेड है। स्कंदगुप्त ने हूणों पर विजय पाई थी, तो हूण आक्रमण का उल्लेख मिलता है। किसका? हूण आक्रमण। हूण आक्रमण क्या होते थे? ये हूण आक्रमण विदेशी थे जिन्होंने स्कंदगुप्त के शासन काल में क्या कर दिया था? इनके राज्य पे चढ़ाई कर दी थी। तो स्कंदगुप्त ने इन्हें बहुत बुरी तरह से पराजित किया। अगला जो पड़ता है ग्वालियर प्रशस्ति। क्या पड़ता है? ग्वालियर प्रशस्ति। ये प्रतिहार शासक क्या थे? प्रतिहार शासक मिहिर भोज। प्रतिहार के शासक थे महाप्रतापी राजा जो थे मिहिर प्रताप के द्वारा रचित। के द्वारा शासनकाल में लिखा गया। किसके द्वारा? बालादित्य रचित है। बालादित्य रचित। तो किसके द्वारा रचा गया? बालादित्य के द्वारा रचा गया। ये चीज समझ में आ गई होगी। तो इसमें गुर्जर प्रतिहार है, तो गुर्जर प्रतिहार शासकों का वर्णन मिलता है। क्या मिलता है? गुर्जर प्रतिहार शासकों का वर्णन। ठीक है, अगला जो अभिलेख मिलता है नवंबर का वो है देवपाड़ा अभिलेख। क्या है? देवपाड़ा अभिलेख, जिसमें बंगाल शासक विजय सेन का वर्णन मिलता है। बंगाल शासक कौन थे? विजय सेन के शासन काल में लिखा गया। इसमें सेन वंशीय शासकों का वर्णन मिलता है। सेन वंशीय, ये लिखा है सेन वंशीय शासकों का वर्णन। ये चीज समझ में आ गई होगी। यह वर्णन लिखा हुआ है। अगला जो है नासिक अभिलेख है। नासिक अभिलेख किसके द्वारा रचित है? गौतमी बलश्री के द्वारा रचित। किसके द्वारा? तो गौतमी बलश्री रचित है। गौतमी बलश्री द्वारा रचित है। द्वारा किससे संबंधित है? गौतमी पुत्र सातकर्णी से। गौतमी पुत्र सातकर्णी से। गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित। ये चीज समझ में आ गई होगी। उदयपुर प्रशस्ति जो है ये उदयादित्य के द्वारा रचित है। उदयपुर प्रशस्ति जो है किसके द्वारा रचित है? परमार वंशीय शासक उदयादित्य के द्वारा। कौन? परमार वंशीय शासक। परमार वंशीय शासक उदयादित्य के बारे में। परमार वंशीय शासक उदयादित्य। तो किसके बारे में? परमार शासकों के इतिहास मिलता है। परमार शासकों
का इतिहास मिलता है। किसका मिलता है? परमार शासकों का इतिहास मिलता है। अगला जो 12वीं जो प्रशस्ति है ये वांग नगर प्रशस्ति है। क्या प्रशस्ति? वांग नगर प्रशस्ति। ये चालुक्य शासक कुमारपाल द्वारा रचित है। किसके? चालुक्य शासक है, चालुक्य शासक कुमारपाल, कुमारपाल के द्वारा। ठीक है। अगला स्तंभ जो है गरुड़ स्तंभ अभिलेख है। एक था यवन शासक था एंटियालकिडस। क्या था? एंटियालकिडस। यवन शासक का क्या नाम था? एंटियालकिडस। तो एंटियालकिडस का राजदूत जो था उसका नाम क्या था? हेलियोडोरस। हेलियोडोरस का बेस नगर स्थित स्तंभ विदिशा में। ठीक है। तो इससे किसका उल्लेख मिलता है? गरुड़ स्तंभ अभिलेख, जो उससे भागवत धर्म का उल्लेख मिलता है। तो सबसे पहले ये जान लो ये किसका है? तो हेलियोडोरस का विदिशा स्तंभ है। क्या है? हेलियोडोरस, हेलियोडोरस, हेलियोडोरस का विदिशा बेस नगर स्थित स्तंभ, बेस नगर स्थित विदिशा स्थित गरुड़ स्तंभ है। तो क्या हो जाएगी? विदिशा स्थित स्तंभ है। जिससे हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो भागवत धर्म का उल्लेख मिलता है इसमें। भागवत धर्म, जैसे जैन धर्म था, बौद्ध धर्म था, हिंदू धर्म होता है, सिख धर्म होता है, इसी तरह से भागवत धर्म का उल्लेख मिलता है। किस धर्म का उल्लेख मिलता है? भागवत धर्म का उल्लेख मिलता है। हेलियोडोरस ये कौन था? एक एंटियालकिडस का राजदूत था। एंटियालकिडस का राजदूत, एंटियालकिडस का राजदूत। ये चीज समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले आज जिन अभिलेखों के बारे में बताना चाह रहे थे उसमें सबसे पहला अभिलेख जो मिलता है वो कलिंग नरेश हाथी गुम्फा अभिलेख है। हाथी गुम्फा अभिलेख का एक ऐसा अभिलेख है जिसमें क्या तिथि रहित अभिलेख है, जिसमें किसी भी तिथि का उल्लेख नहीं मिलता है। दूसरा क्या है? सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख इसी अभिलेख में मिलता है। तीसरा क्या है? कलिंग नरेश खारवेल और राजा नंद का उल्लेख मिलता है। कलिंग नरेश खारवेल की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। सेकंड है जूनागढ़ अभिलेख, जिसे गिरनार अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। रुद्रदामन जो चंद्रगुप्त मौर्य के जल मंत्री थे, इन्होंने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। क्या करवाया था? सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। और यह एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो सबसे पहले संस्कृत में लिखित मिला हुआ है। ठीक है। इससे रुद्रदामन की सैनिक विजयों का भी उल्लेख मिलता है। बांसखेड़ा अभिलेख वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे ये हर्षवर्धन द्वारा रचित है। ठीक है। और हर्षकालीन प्रशासन का उल्लेख इसमें मिलता है। वहाँ के पदाधिकारी कैसे थे, वहाँ सैनिकों का क्या व्यवस्था होती थी, इस तरह का उल्लेख मिलता है। मंदसौर अभिलेख है, तो इसमें क्या बताया था? मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन, जिसका यश चारों तरफ फैला हो, यानी उसकी उपलब्धियों का वर्णन मिला है सैनिक। ऐहोल अभिलेख रवि कीर्ति द्वारा रचित है। पुलकेशिन द्वितीय जो थे उनके एक दरबारी थे इतिहासकार रवि कीर्ति, उनके द्वारा रचित है। इसमें और इसके अलावा क्या बताया गया? इसमें हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें हर्ष पराजित हो गए थे और पुलकेशिन द्वितीय विजयी हुआ था। इसके बारे में भी उल्लेख मिलता है। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, इसमें महाभारत युद्ध की तिथि का भी उल्लेख मिलता है। प्रयाग स्तंभ लेख बहुत जाना पहचाना क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के शासन काल में हरिश्चंद्र द्वारा रचित। ठीक है। हरिश्चंद्र रचित है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन। भीतरी स्तंभ लेख जो कानपुर में पड़ता है, किसके द्वारा? स्कंदगुप्त के द्वारा रचित है। स्कंदगुप्त के शासन काल में हूण आक्रमण हुआ था और स्कंदगुप्त ने हूण आक्रमण को बुरी तरह से पराजित कर उन्हें देश से बाहर खदेड़ दिया। अगला जो है ग्वालियर प्रशस्ति है। ग्वालियर किसके द्वारा रचित है? बालादित्य रचित है। इसमें प्रतिहार शासक मिहिर भोज जो था, इसके शासनकाल में ग्वालियर प्रशस्ति लिखी गई, जिसमें गुर्जर प्रतिहार शासकों का वर्णन मिलता है। अगला जो है देवपाड़ा अभिलेख है। क्या है? देवपाड़ा अभिलेख जो है बंगाल शासक विजय सेन के बारे में वर्णन मिलता है। इसके फिर लिखा है सेन वंशीय शासकों का भी इतिहास मिलता है। इसके अलावा नासिक अभिलेख जो है सातवाहन वंशीय जो अभिलेख है, ये सातवाहन काल में लिखा गया था। गौतमी बलश्री द्वारा रचित है। गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित है, यानी गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में लिखा गया है। ठीक है। उदयपुर प्रशस्ति
उदयपुर उदयादित्य, यानी परमार वंशीय शासक थे उदयादित्य, इनके बारे में वर्णन मिलता है। तो परमार शासकों का इतिहास मिलता है। अगला है वांग नगर प्रशस्ति, जो चालुक्य शासक कुमारपाल के शासन के बारे में उल्लेख करता है। अगला जो अंतिम है यह है गरुड़ स्तंभ अभिलेख, जो यवन शासक एंटियालकिडस था उसका राजदूत था हेलियोडोरस। हेलियोडोरस का एक बेस नगर में या विदिशा में स्थित स्तंभ था जिसका नाम था गरुड़ स्तंभ अभिलेख। गरुड़ स्तंभ अभिलेख से ही हमें किस धर्म की जानकारी मिलती है? भागवत धर्म का उल्लेख मिलता है। अभी आप लोगों को जानना कहीं भी नहीं है, मैं इसे एरेज कर देता हूँ। अभी कुछ 5 MCQ दूंगा जो अभिलेखों से संबंधित होंगे। अब देखता हूँ कौन इसमें सबसे पहले बताता है इसके जवाब। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन ऐसे बनाऊंगा, डेली MCQ प्रैक्टिस भी करवाऊंगा जिससे कि पेपरों के लिए भी तैयार होते हो। तब तक के लिए अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो जब तक मैं क्वेश्चन बनाता हूँ। तो और सभी लोगों ने नोट्स बना ही लिया होगा अच्छे से, उसका रिवीजन भी कर लो तब तक। तो 5 क्वेश्चन होंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर बेस्ड भी होंगे, यूजीसी नेट जीआरई बेस्ड भी होगी, या किसी भी तरह के 1 लाइनर क्वेश्चन भी हो सकते हैं और 2 लाइनर भी हो सकते हैं। तो जो सबसे पहला हो सकता है अभिलेखों के बारे में, तो अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पहला क्वेश्चन जो होगा, अभिलेखों के अध्ययन को, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऑप्शन भी दे दें, ठीक है, ऑप्शन भी दे देता हूँ। जो पहला है क्वेश्चन नंबर 1 है, तो जो पहला आ जाएगा न्यूमिस्मेटिक्स आ जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूमिस्मेटिक्स। दूसरा हो जाएगा एपिग्राफी। तीसरा हो जाएगा साइटोलॉजी। और चौथा जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एंटोमोलॉजी। दूसरा जो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है, अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख किस किस अभिलेख में मिलता है? अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख, अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? किस अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन हो सकते हैं, ऑप्शन देखो दे रहा हूं। 1 क्वेश्चन नंबर 1 2 है अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख, तो ज्यादा सही क्या हो सकता है? एक हो सकता है मास्की, दूसरा हो सकता है, क्या हो सकता है? आहरौरा। तीसरा क्या हो सकता है? गंजम में एक है, गंजम उल्लेख। और चौथा जो हो सकता है हाथी गुम्फा। ठीक है, ये हो गया। तीसरा जो क्वेश्चन हो सकता है वो हो सकता है आज का, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ऑप्शन 1 हो सकता है कनिंघम। दूसरा हो सकता है जेम्स प्रिंसेप।
जेम्स प्रिंसेप। चौथा क्या हो सकता है? चौथा हो सकता है और तीसरा हो सकता है बेंटिक। चौथा हो सकता है रॉबर्ट क्लाइव। ये हो गया। चौथा जो क्वेश्चन बनने जा रहा है ये देख लो, चौथा क्वेश्चन क्या हो सकता है? अशोक के अभिलेखों का उल्लेख हो गया, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब ये पूछने जा रहा हूँ जो अगला क्वेश्चन जो बनेगा, जो हाँ जो प्रारंभिक अभिलेख जो लिखे गए वो किस भाषा में लिखित मिलते हैं? प्रारंभिक अभिलेख किस भाषा में लिखित हैं, लिखित मिलते हैं। आपके ऑप्शंस हो सकते हैं, नंबर 1 हो सकता है प्राकृत भाषा हो सकता है, दूसरा हो सकता है हिंदी, तीसरा हो सकता है संस्कृत, पांचवा क्या हो सकता है? पांचवा हो सकता है पाली भाषा हो सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये बेस्ड हो सकता है किस पे? जो पांचवा हो सकता है, कल मैंने ये बताया था कि केवल अभिलेखों के ही आधार पर किसने अशोक के इतिहास लिखने का उल्लेख करा। तो अभिलेखों के आधार पर केवल क्या हो जाएगा? केवल अभिलेखों के आधार पर, यानी इन्होंने साहित्य का सहारा नहीं लिया, केवल अभिलेखों के आधार पर, केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखा, अशोक का इतिहास लिखा। किसने? पहला क्वेश्चन हो सकता है आरसी मजूमदार, डीडी कौशाम्बी, तीसरा हो सकता है रोमिला थापर, चौथा हो सकता है डीआर भंडारकर। क्वेश्चन 5 हो चुके हैं। अंतिम और छठा जो लास्ट क्वेश्चन होगा उसके बारे में, क्वेश्चन जो 6 होगा ये पूछा जाएगा कि जो अभिलेख थे उनकी क्रोनोलॉजी लगानी होगी, यानी अभिलेखों का सही क्रम क्या है। तो सबसे पहले जो अभिलेख बताए थे, अभिलेखों का सही क्रम क्या है? अभिलेखों का सही क्रम क्या है? अभिलेखों का सही क्रम क्या है? तो पहला जो ऑप्शन होगा ये होगा बोगज कोई। क्या होगा? बोगज कोई। फिर होगा नक्शे रुस्तम, फिर होगा पर्सिपोलस, बेहिस्तून होगा। जो दूसरा ऑप्शन जो इसका हो जाएगा वो, यानी दूसरा ऑप्शन यहीं पे बनाया गया हूँ, इसका जो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, पहला हो जाएगा बोगज कोई, उसके बाद हो जाएगा बेहिस्तून हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा पर्सिपोलस, और चौथा हो जाएगा नक्शे रुस्तम। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन हैं। तो जो सबसे पहला है, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कल क्या पढ़ाए थे, तो देखते हैं सबसे पहला कौन बताता है। तो जो अभिलेखों का अध्ययन है इसे क्या कहा जाता है? अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एपिग्राफी के नाम से
जाना जाता है। दूसरा है अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है। तो अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख मैंने कल 4 बताए थे। कौन कौन से नाम बताए थे मैंने? तो अशोक के नामों में मैंने 4 नाम बताए थे। तो पहला था मास्की, गुर्जरा, तीसरा क्या था नेतुर, और चौथा क्या था उदय गोलम। उदय गोलम। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन मिल रहा है इसमें? ये मिल रहा है मास्की। ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। एंटोमोलॉजी इससे नहीं है। साइंस से रिलेटेड न्यूमिज्मेटिक्स क्या होता है? ये सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमिज्मेटिक्स के नाम से जाना जाता है। तो ये समझ में आइए, अशोक के नाम का जो स्पष्ट उल्लेख मिलता है ये 4 अभिलेख है, मास्की है, गुर्जरा, नेतुर और उदय गोलम में मिलता है। तो लगा अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो कनिंघम ने? नहीं, कनिंघम ने क्या करा था? जितने भी पुरातात्विक साइट्स थे, जैसे मौर्योत्तरकालीन थे, मौर्यकालीन थे, गुप्तोत्तरकालीन थे, ये गुप्तकालीन थे, इनके जो अभिलेख थे उनको क्रमबद्ध रूप से किस भाषा में एक ग्रंथ का नाम प्रकाशित करवाया था, ग्रंथमाला के नाम से। यानी उसका नाम क्या था? उसका नाम था कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकारम के नाम से जाना जाता था। तो अशोक के जो अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था तो कनिंघम ने नहीं पढ़ा था। बेंटिक की तो बात ही नहीं है, और रॉबर्ट क्लाइव की बात नहीं। जेम्स प्रिंसेप ने कब करा था? 1837 में। ये चीज समझ में आ गई होगी। प्रारंभिक अभिलेख किस भाषा में लिखित मिलते हैं? तो प्रारंभिक अभिलेख यानी पाली भाषा जो है ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। संस्कृत का उल्लेख नहीं मिलता है, हिंदी भी नहीं। तो यानी जो प्रारंभिक उल्लेख मिलते हैं ये प्राकृत भाषा में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? प्राकृत भाषा में मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई होगी। पहला प्रारंभिक उल्लेख मिलता है इसमें मिलता है, इसमें हिंदी में भी नहीं, इसमें भी नहीं, और इसमें भी नहीं। अगला जो है केवल अभिलेखों के आधार पर ही, केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास किसने लिखा? तो आरसी मजूमदार नहीं है, डीडी कौशाम्बी भी नहीं, रोमिला थापर भी नहीं, ये सभी मार्क्सिस्ट हैं। ये ठीक है, इन्होंने लिखा है। कौन? डी.आर. भंडारकर ने लिखा है। तो ये सही हो गया इसका। फिर क्या लिखा? अभिलेखों का सही क्रम क्या है? मैंने अभिलेखों के सही क्रम के बारे में कैसे बताई थी? बीबीपीएन, बीबीपीएन, बोगजकोई, फिर क्या बताया था? बेहिस्टोन, पर्सिपोलस और नक्शे रुस्तम। तो सबसे लास्ट में क्या है? नक्शे रुस्तम। तो बोगजकोई, बेहिस्टोन, पर्सिपोलस और नक्शे रुस्तम। आशा कर रहे हैं ये सीरीज आप लोगों को पसंद आ रही होगी और एमसीक्यू की लगातार प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो इसके प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।